नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत, साथ में है अंशुमान तिवारी। आज मंडे है और ये है खर्चा पानी का एक और एपिसोड। पिछले हफ्ते खर्चा पानी में बहुत सारी बातें हुई, पेट्रोल, डीजल, टेस्ला और तमाम चीजों के आसपास जब हम बात करते रहे, तो एक प्रोजेक्शन लेकर आए थे। वो प्रोजेक्शन अंशुमान जी, कल हम लोग व्हाट्सएप पे बात कर रहे थे हम और आप, वो प्रोजेक्शन सच साबित हुआ। पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। जी। और और जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था उस बार कि सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है और बजट से पहले पेट्रोल डीजल की कीमतें फिर बढ़ेंगी और वैसा हुआ है। और मुझे लगता है कि ये अभी पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का एक दो दौर और होंगे, अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें यहीं रहती हैं तो भी। और अगर आगे बढ़ती हैं, कच्चा तेल महंगा होता है क्योंकि उसका आउटलुक थोड़ा ऊपर जाने की तरफ दिख रहा है, और अगर वैसा होता है तो फिर भारत में कीमतें और ज़्यादा बढ़ेंगी। जी, और इस हफ्ते के लिए एक छोटी-सी सूचना ये ज़रूर देनी चाहिए अंशुमान जी हमें दर्शकों को, कि आप इस हफ्ते का खर्चा पानी थोड़ा ख़ास ध्यान से देखिएगा। इस हफ्ते का भी, अगले हफ्ते का भी। क्योंकि एक बजट में क्या-क्या हो सकता है, हम इस हफ्ते में डिस्कस करेंगे और अगले हफ्ते खर्चा पानी में हम क्रमवार तरीके से कभी मौका आते-आते हम बजट में क्या हुआ, इस चीज़ पर डिस्कशन करेंगे। 1 फरवरी को लल्लन टॉप की काफ़ी सारी लल्लन टॉप के का बजट कवरेज जारी रहेगा। अंशुमान जी भी उसमें रहेंगे, कई-कई मौकों पे हमारे साथ मिलते रहेंगे। और आगे बढ़ते हैं अंशुमान जी, पहली खबर वर्ल्ड बैंक की तरफ से है। वो काफ़ी ज़्यादा डराने वाली एक जानकारी वर्ल्ड बैंक ने साझा की है। मैं मनी कंट्रोल की वो रिपोर्ट पढ़ रहा था। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि इस पैंडेमिक से 12.5 करोड़ लोग दुनिया भर में एक्सट्रीम पॉवर्टी के उसमें जा सकते हैं। एक्सट्रीम पॉवर्टी के क्राइटेरिया में जा सकते हैं। और ये सर वर्ल्ड बैंक की ही एक पिछली रिपोर्ट का कॉन्ट्रडिक्शन है। पिछली रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि ये संख्या 11.5 करोड़ हो सकती है। उन्होंने लगभग 1 करोड़ की बढ़ोतरी की है इस पूरे अपने आंकड़े में। मतलब 12.5 करोड़ को एक्सट्रीम पॉवर्टी में लेके जाना चाह रहे हैं। पहली टिप्पणी अंशुमान जी, क्या होनी चाहिए इस पे? सिद्धांत, ये हालाँकि सप्ताह की शुरुआत ऐसी खबर से करना थोड़ा-सा अजीबो-गरीब लगता है, लेकिन अर्थव्यवस्था बड़ी कठोर और बहुत रियलिस्ट होती है, और हम इस शो में आपको वो वास्तविकताएँ बताते हैं, जो शायद आपकी नज़रों से छिपी रह गई हों। दुष्यंत का एक शेर है ना कि कमीज़ ना हो तो पाँव से जी। पेट ढक लेंगे, कमीज़ ना हो तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ऐसे लोग मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। और जो सफ़र कोविड और लॉकडाउन में पूरी दुनिया ने किया और भारत जैसे देशों ने किया, उसके नतीजे अब निकल कर सामने आने लगे हैं। और वो लोग जो अर्थात या खर्चा पानी को या ललनटॉप को लगातार देख रहे हैं, हमने बराबर मौकों पर, अलग-अलग मौकों पर एक बताया है और कहा है कि जो लॉकडाउन हुआ है, जो दुनिया में मंदी आई है, वो सबसे ज़्यादा गरीबी पर भारी पड़ेगी। वर्ल्ड बैंक की ये खबर 2 महत्वपूर्ण बातें बता रही है। एक, इसकी सुर्खी ये है कि 12.5 करोड़, 13 करोड़ लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले जाएँगे। पर इसका जो स्ट्रक्चर है, ये जो एक्सट्रीम पॉवर्टी बढ़ेगी, वो जिन देशों में बढ़ेगी, जिन महाद्वीपों में बढ़ेगी, उसमें भारत सबसे बड़ा हिस्सा रखता है। और पिछले साल 2 बार, साल में 2 बार लॉकडाउन शुरू होने के बाद और मंदी आने के बाद, और अप्रैल, जुलाई, अगस्त में आईएमएफ ने, यूएनडीपी ने और दुनिया की सारी एजेंसियों ने अपने आकलन प्रस्तुत किए थे, जिनमें बताया था कि दुनिया में गरीबी की लड़ाई कोविड के कारण हारी हारी जा रही है। गरीबी को दूर करने में जो पिछले पिछले करीब 2 दशकों में, ढाई दशकों में सफलता मिली थी, दुनिया की आर्थिक विकास दर 3.5-4% रही थी, भारत की आर्थिक विकास दर 6 से 7% रही थी। वो लड़ाई हम हार रहे हैं। अब इसका भारत के हमारे खर्चा पानी पर, हमारे जीवन पर क्या असर है? तात्कालिक तौर पर जो आकलन हमको मिल रहे हैं ना है सिद्धांत, उसमें करीब-करीब 4 करोड़ लोग भारत में गरीबी की रेखा से नीचे खिसक जाएँगे, 4 करोड़ लोग। जबकि हमारे पास हमने आधिकारिक आंकड़ा तो बहुत पुराना है सर हमारे पास तो। हाँ, और जो अभी की स्थिति है, जो आकलन हमें इस एक्सट्रीम पॉवर्टी के आधार पर मिल रहा है, उस हिसाब से लगता है कि 4 करोड़ के आसपास लोग गरीबी की रेखा से नीचे चले जाएँगे। क्योंकि मंदी लंबी चलने वाली है और हमने बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को सिर्फ तेज ग्रोथ के कारण, तेज विकास दर के कारण गरीबी की रेखा से बाहर निकाला था। अब जी। इसमें भी एक दूसरी और चीज़ है, जो वर्ल्ड बैंक कह रहा है और जो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट्स कहती रही हैं, वो ये कि एक्सट्रीम पॉवर्टी बढ़ना एक मुश्किल काम है। पॉवर्टी के कई सारे चेहरे हैं। गरीबी गरीबी बहुआयामी, बहुत चेहरों वाला दैत्य है। गरीबी में एक्सट्रीम पॉवर्टी है, गरीबी में स्ट्रक्चरल पॉवर्टी है, गरीबी में सीज़नल पॉवर्टी है, मौसम पर आधारने वाली गरीबी है, गरीबी में रूरल गरीबी अलग है, शहरी गरीबी अलग है। भारत में उन सारी गरीबी के इन सारे जितने भी दारुण चेहरे हैं, उनके वो सारे सब कुछ दिखते हैं। भारत में अगर ये एक्सट्रीम पॉवर्टी बढ़ती है,
जिसका खतरा ये, क्योंकि अभी भी हम भारत में बहुत बड़ी आबादी जो है वो ₹500, ₹700, ₹600, ₹400 प्रतिदिन की कमाई पर केंद्रित है। वो उन्हें आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी स्तर पर ये नहीं मान सकते कि वो गरीबी की रेखा से बहुत ज्यादा ऊपर है, चिपके हुए हैं गरीबी की रेखा से के पास, कुछ गरीबी की रेखा से थोड़ा 1-2 इंच ऊपर है। इस स्ट्रक्चर की रोशनी में की रोशनी में सिद्धांत, आने वाला बजट बहुत बहुत महत्वपूर्ण और बहुत संवेदनशील हो जाता है। हमें पता नहीं कि सरकार इसे कैसे ले रही है। सरकार, हमारे पास तो 2014 के बाद गरीबी के आंकड़े तक नहीं है, और हमने। क्योंकि जो वर्ल्ड बैंक ने कहा है सर, वो भी बहुत बड़ी बात कही कि इस पूरी व्यवस्था में हम 20 साल पीछे चले जाने वाले हैं। हाँ, और 20 ये साल पीछे जाने वाले हैं। 20 साल, और ये बात मैंने देखी, हम लोग लगातार इस चर्चा को लॉकडाउन के समय से कर रहे हैं कि भारत की जो सबसे बड़ी सफलता थी वो ये नहीं थी कि भारत ने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, या भारत में बहुत सारे स्कूल खुल गए, या बहुत सारे लोगों को सुविधाएं मिल गई। भारत में जो नया मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के जो अलग अलग स्तर तैयार हुए थे वो ये थे कि भारत ने, यूएनडीपी ने माना था कि भारत ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी खत्म की। जी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का बहुत पैमाना, डिटेल तरीके से अर्थात में डिस्कस किया हमने था ऑलरेडी इसको। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का पैमाना यूएनडीपी ने डेवलप किया था, जिसका अर्थ केवल ये नहीं होता है कि आप लोगों को भोजन दे पा रहे हैं। इसका मतलब है कि लोगों को शिक्षा की सुविधाएं बेहतर दे रहे हैं, लोग मनोरंजन बेहतर ढंग से कर पा रहे हैं, लोगों के पास मोबाइल फोन्स हैं, लोगों के पास आने जाने के साधन हैं। तो भारत दुनिया के उन चमत्कारिक देशों में था जिसने सबसे कम समय में सबसे ज्यादा लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकाला था और उनकी बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी दूर की थी। अब हम जहां खड़े हुए हैं वहां अगर सिर्फ इस रोशनी में देखें तो पूरे बजट का संदर्भ ही बदल जाता है सिद्धांत। अगर अगर 4 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे खिसक रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या है भारत के लिए? इसका अर्थ भारत के खपत के लिए बहुत बड़ा है। वो लोग जिन्हें आप एस्पिरेशनल मान रहे थे, जो मुख्य धारा में आने वाले थे खपत की, जिनके जरिए भारत में कपड़ों की, खाने की, मोबाइल की, डेटा की, सामान की खरीद की जानी थी, वो तो नीचे खिसक गए। और जब वो नीचे खिसके तो उनके ऊपर जो टिके हुए लोग थे वो गरीबी के रेखा के ठीक ऊपर आकर चिपक जाएंगे। दूसरी बड़ी चीज है कि भारत का पूरा समग्र बजट जो गरीबी को अभी एक सीजनल समस्या के तौर पर हैंडल करता है। ये बात हमें समझना जरूरी है कि कोविड के बाद भारत की गरीबी की उन्मूलन की पूरी रणनीतियां बदलने की जरूरत क्यों पड़ेगी, और इस पर बजट में हमारी निगाह जरूर रहेगी। भारत की गरीबी उन्मूलन की जितनी भी नीतियां हैं सिद्धांत, वो सब सीजनल पॉवर्टी को हैंडल करती हैं, मौसमी पॉवर्टी को। 180 दिन का रोजगार देती है मनरेगा। इसका मतलब है कि जब खेती में बुवाई नहीं हो रही हो, काम बंद हो, या कहीं कोई आपदा आ गई हो, कहीं ओला पड़ा हो, कहीं सूखा हो, कहीं बाढ़ आ गई हो, तो आप मनरेगा खोल दीजिए, वहां लोगों को जाकर 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का, 50 दिन का काम मिल जाएगा। काम तो 365 दिन चाहिए पूरे, 180 दिन के काम में तो काम नहीं चलने वाला। जी, और मजदूरी भी कितनी, बहुत कम, 300 रुपए के आसपास, 150-200 रुपए के आसपास की मजदूरी है। जो अभी भी कोविड के बाद प्रधानमंत्री की एक और रोजगार योजना आई, वो भी सीजनल पॉवर्टी को हैंडल करती थी कि जो माइग्रेंट लेबर गया है उसे तत्काल 100-200 रुपए रोज का काम मिल जाए। क्या हम यहाँ के बाद स्ट्रक्चरल पॉवर्टी के अंदर जा रहे हैं? और अगर हम ढांचागत पॉवर्टी में जा रहे हैं, ढांचागत पॉवर्टी जिसमें कि कंसिस्टेंटली इनकम्स का लेवल नहीं बढ़ेगा क्योंकि ग्रोथ नहीं सामने दिखाई पड़ रही है। स्ट्रक्चरल पॉवर्टी का ढांचा भारत में तब टूटा जब लोगों को नए अवसर मिलना शुरू हुए, यानी उन्होंने गांव में भी कमाया, शहर में भी कमाया। गांव में मजदूरी की मौके पर और शहर में काम किया कंस्ट्रक्शन में, और वहां पर जो वेज मार्केट में कंपटीशन हुआ। एक दौर था जब लोग कहते थे कि गांव में लेबर महंगा हो गया, गांव में लेबर नहीं मिलता, शहर का में लेबर अवेलेबल है। उस प्रतिस्पर्धा ने लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर आने में मदद की। तो हुँ। इस संदर्भ में अगर आप बजट को देखो, बजट की समस्याओं को देखिए, बजट में फंड्स को देखिए, तो मुझे लगता है कि फिर तो ये बजट बिल्कुल ही बदल जाता है। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई अगर हम हार जाएंगे कोविड की महामंदी के असर से, अगर बड़े पैमाने पर लोग गरीबी की रेखा से नीचे खिसक जाएंगे, जो बीच का हिस्सा है, जो एस्पिरेशनल क्लास है, जो 15 से 20 हजार रुपए महीने कमाने वाला क्लास है, जिसके बेस पर सिद्धांत देश भर की सारी कंपनियों का निवेश टिका हुआ है, वो ये मानते हैं कि जो 15-20 हजार कमाने वाले लोग हैं ये अगले 5 साल के अंदर मिडिल क्लास हो जाएंगे, हुँ। ये लोग भारत की कंज्यूमर मुख्यधारा में चले जाएंगे और यहां से खपत आना शुरू होगी। वो सारा सारा का सारा आकलन गड़बड़ा जाएगा। क्या सरकार गरीबी को नए तरह से एड्रेस करेगी? क्या भारत की गरीबी उन्मूलन की रणनीतियां बदलेंगी? और क्या सरकार ये समझने की कोशिश करेगी कि उसे सबसे पहले जो लोग लड़ाई जीत कर बाहर निकले थे, उन्हें वापस उस गड्ढे में जाने से रोकना होगा? क्या करेगी, ये बजट में समझ में आएगा। हाँ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवाल है, सरकार के लिए एक बहुत बड़ा टास्क भी है। क्योंकि अभी जैसी स्थितियाँ दिख रही हैं अंशुमन जी, वर्तमान जैसा बीतता जा रहा है और भविष्य की जो एक इमेजरी बन के आ रही है, वो ये कह रही है कि संख्या में थोड़ा कमोबेश इज़ाफ़ा ही होने के चांसेज़ हैं। हम चाहते हैं कि ना हो, लेकिन जिस गरीबी की संख्या की हम बात कर रहे हैं, एक्सट्रीम पॉवर्टी की बात कर रहे हैं, संभवतः उसमें इज़ाफ़ा होने वाला है।
ये संख्या शायद और बढ़ाई जा सकती है, और क्योंकि बढ़ेगी अभी क्यों? पूरे विश्व भर में, खासकर विकासशील देशों में, जॉब स्टेबिलिटी नहीं आई है। और यहीं पर अंशुमान जी, ऑक्सफैम की रिपोर्ट एक आती है, मैं उसका भी जिक्र कर दूं। सरकार की नीतियां और सरकार की जो प्रैक्टिसेस रही हैं लॉकडाउन के दौरान, और कोरोना के एकदम एक्सट्रीम मीजर्स के जब लिए जा रहे थे उस दौरान, वो ऐसे रहे कि देश के अरबपतियों ने उस दौरान 13,000 करोड़ से ज्यादा बनाए हैं। वो लगभग 13,000 करोड़ से ज्यादा है। मतलब ठीक है, हम और आप इस शूट को शुरू करने के पहले जो बात बोल रहे थे, ये बोलने का बहुत बदेस तरीका हो सकता है, लेकिन अगर उसको बांटा भी जाए ना, तो मेरे ख्याल से जो एक मोटा मोटी कैलकुलेशन अगर किया जाए, तो भारत के हर गरीब को 1.25 से 1.5 लाख रुपए दिए जा सकते हैं। और मतलब ऑक्सफैम की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इतने पैसों से मनरेगा को 10 सालों तक सस्टेनेबल किया जा सकता है। ये इतनी बड़ी संख्या है। हाँ, और ये जो इनइक्वालिटी या जो असमानता है, और इसमें एक चीज और दिलचस्प समझने वाली हमारे लिए जरूरी है कि दुनिया ने, और भारत उसमें शामिल है, आर्थिक असमानता के दो दौर देखे। 1990 से 2000 तक का जो दशक था, जो 10 साल का दशक था, उस दौरान लोगों की असमानता तो बढ़ी, पर लोगों की इनकम भी बढ़ी, लोगों की ग्रोथ भी हुई, और भारत में भी दिखाई दी। पर 2000 के बाद 2010 और 2020 के बीच के इस हिस्सों में लोगों की आय उतनी नहीं बढ़ी जितनी की असमानता बढ़ी, यानी कि जो ऊपर के 1-2% लोग थे, उनकी आय में तेज बढ़ोतरी हुई। और भारत इस संदर्भ में जो जो चीजें हमारी चर्चाओं में नहीं रही, हालांकि हम लोग इनको चर्चाओं में खींच खींच कर लाने की कोशिश करते रहते हैं, और लोग इस पर सवाल भी पूछते रहते हैं, लेकिन है कि ये विषय क्यों लाए जाते हैं। हमने इस बात पर चर्चा की और हमने बताया कि भारत में लिस्टेड कंपनियों का मुनाफा 565% बढ़ा। 565% मंदी के समय, जबकि उनकी कोई भी सामान नहीं बिक रहे थे। तो पूरी दुनिया में बिलियनर्स की और भारत में अरबपतियों की आय इस दौरान काफी तेजी से बढ़ी, और जो निचले स्तर के लोग थे, उनके रोजगार भी गए और गरीबी भी बढ़ी। तो अब हम अगर बजट की रोशनी में देखें, तो बजट क्या करेगा? बजट क्या फिर बड़ी कंपनियों को टैक्स में रियायत देगा, जो कि उसने लगातार दी है? और बड़ी कंपनियों को टैक्स में रियायत देने का मतलब है कि कंपनी के प्रॉफिट में फायदा में, पर वो प्रॉफिट कभी भी जॉब्स में ट्रांसफर तो नहीं होता, नौकरियों में और लोगों की तनख्वाहों में ट्रांसफर अल्टीमेटली नहीं होता। सिस्टमिक फेल्योर ही है सर ये। और मतलब बजट हमेशा फिर नॉन डिपॉजिटर जो नॉन रिटर्निंग एसेट्स को ही हमेशा वो लोन देता है, और उनको ही हमेशा बाद में टैक्स में छूट भी देता है। हाँ, और या बजट को, हम इस पर बजट पर अगले बार विस्तार से भी चर्चा करेंगे, या बजट उनको उनको फोकस करे, उनके हाथ में पैसा रखे, उनकी आय बढ़ाए जिनसे खपत आनी है। जो लोग अच्छी खासी जिंदगी जी रहे थे और एक वायरस के असर से, एक लंबे लॉकडाउन से अपनी सारे सपने, अपनी सारी व्यवस्थाएं गंवाकर वापस गरीबी के अंधेरे में लौट गए, जहां से वो बड़ी मुश्किल से भागकर बाहर निकले थे। यहां बजट की वरीयताएं बदल जाती है। तो क्या यह बजट उसी तरीके का पारंपरिक बजट होगा, या वो ये इस वरीयता को समझने की कोशिश करेगा कि भारत ने 1 साल की भयानक मंदी में, कॉन्ट्रैक्शन में, माइनस की ग्रोथ में अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि गंवा दी है? एक और दूसरी चीज ये कि जो बात आप कह रहे थे, ये आंकड़े इसलिए बदलेंगे क्योंकि रिवाइवल बहुत तेजी से नहीं होना है, और इसके बाद जो रिवाइवल आएगा ना सिद्धांत, वो रिवाइवल भारत में ट्रिकल डाउन रिवाइवल नहीं होने वाला कि अर्थव्यवस्था की ग्रोथ अगर आएगी हाँ, भी आएगी, तो वो सबसे आखिरी पीढ़ी पर खड़े हुए मजदूर की आय बढ़ाएगी। क्योंकि जब ग्रोथ आएगी तो वो सबसे ऊपर ही केंद्रित रहेगी, और हम देखने जा ऑब्वियसली, रहे हैं। और इसलिए जो लोग जैसा कमोबेश स्ट्रक्चर हमेशा तक रहा हाँ है। दिखा जो नहीं, और दूसरा जो तमाम लोग कह रहे हैं ना कि भारत में वी शेप रिकवरी है, नहीं। अगर आप करीब से देखें भारत के इकोनॉमिक ढांचे को, जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं, वो के शेप रिकवरी के आंकड़े हैं। वो के शेप रिकवरी, यानी कि जो जिनके पास कैपिटल है, जिनके पास पूंजी है, जिनके पास क्षमता है, वो हिस्से ऊपर तेजी से बढ़ेंगे। ऐसे में स्टॉक मार्केट को बढ़ते हुए देख रहे हैं लगातार। जी। लेकिन जो रियल इकोनॉमी है, जो हमारे धरातल से नीचे है, यानी के का जो निचला हिस्सा है, वो और नीचे जा वो रहा है, और डाउनवर्ड और नीचे जा रहा है। तो ये जो के शेप रिकवरी है, ये उसी का सबूत है जिसको आज वर्ल्ड बैंक और ऑक्सफैम हमारी तरफ इशारा कर रहा है। तो ये बजट वी शेप रिकवरी की छाया में बनने वाला है, ये बजट के शेप रिकवरी की छाया में बनने वाला है। अगर के शेप रिकवरी होगी तो बजट के निचले वाले हिस्से को देखेगा, और यहीं से हमारी उम्मीदें टिकी हुई हैं इस बजट को लेकर। हाँ, मतलब मैं सोशल मीडिया के कुछ पोस्ट के हवाले से ही ये बात कह रहा हूँ कि सरकार, मैं के और वी शेप पे जब बात हो रही है, तो सरकार के को बीच में से काट के देखती है। हाँ कई लोगों ने कहा है सोशल मीडिया पे हाँ हाँ। कि सरकार के को बीच में से काट देती है, तो उसको ऊपर वाला हिस्सा वी की तरह दिखाई देता है। हाँ, तो वो जब के को आप नीचे काट देंगे, तो ये वही 4 करोड़ लोग हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे जा रहे हैं। ये वही लोग हैं जिनका कंजम्पशन 7.5-8% गिर चुका है। असल में भारतीय अर्थव्यवस्था का जो वी है ना, वो स्टॉक मार्केट तक सीमित है।
वो केवल ऊपर के स्टॉक मार्केट और 100 बड़ी कंपनियों के जिनके पास मार्केट में मोनोपोली है वहां तक सीमित है, जबकि के का निचला हिस्सा जो जी। ए है बेसिकली, जिसको आप ए कह सकते हैं, हाँ। वहां से ही तो ग्रोथ आती है, वही तो बॉटम है जहां से लोगों की डिमांड बढ़ेगी वहां से। और इसलिए जो स्ट्रक्चरल चैलेंज भारतीय अर्थव्यवस्था में है वो इस बजट दिखाई देगा। और मुझे लगता है कि ये रिपोर्ट बहुत सही समय पर आई है। हम्म। ऑक्सफैम की रिपोर्ट और वर्ल्ड बैंक के आंकड़े बजट का पूरी पृष्ठभूमि और प्रेमाइस तय कर रहे हैं। क्या वित्त मंत्री ये सारी चीजें समझ रही हैं और वो बजट में इसको इसको एड्रेस करेंगी? हमारी उम्मीदें बहुत हैं इस बजट को लेकर। जी। अंशुमान जी, समय कम है, दूसरी खबर पे बातचीत कर लेते हैं। दूसरी खबर प्राइवेटाइजेशन को लेके है। बहुत सारा हल्ला हुआ, बहुत सारे डिस्कशन हुए, हमने भी इस पे बातचीत की है कई मौकों पर। सरकार लंबे समय से कोशिश कर रही है प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ने की, कई सारे पब्लिक एसेट्स को प्राइवेट हाथों में देने की बात हो रही है, एलआईसी, एयर इंडिया और तमाम चीजें। यहीं पर मतलब मिंट की एक रिपोर्ट है, वो बता रही है कि और सरकार का प्राइवेटाइजेशन अभी तक तो फलीभूत हो नहीं पाया है। प्राइवेट कंपनियों ने अपने आईपीओ निकाल दिए हैं और आईपीओ लिस्टेड है। 19 से ज्यादा आईपीओ है, वो संख्या $2 बिलियन के आसपास उनकी रकम की जा रही है। ये चीज हमारे लिए समझना बहुत महत्वपूर्ण है सिद्धांत। और ये दिखता है कि देखिए सरकारें काम कैसे करती हैं। सरकार का एक हाथ दूसरे हाथ के बारे में ध्यान नहीं रखता। कल से परसों तक सरकार के तमाम मंत्री भारत में स्टॉक मार्केट के 50,000 करोड़ के पर पहुंचने पर उत्साह जाहिर कर रहे थे। खुद को थपथपा रहे खुद को पर उन्होंने क्या आपको ये बताया कि जब दुनिया भर के इन्वेस्टर भारतीय बाजार से कमा रहे थे तो भारत सरकार के डिसइन्वेस्टमेंट का क्या हुआ? क्यों नहीं लिस्टिंग हो सकी एलआईसी की? क्यों एयर इंडिया की लिस्टिंग नहीं हो सकी? 2 लाख करोड़ का टारगेट था इस साल डिसइन्वेस्टमेंट का। अगर वो टारगेट स्टॉक मार्केट से पूरा कर लिया गया होता तो शायद सरकार का बजट और घाटा थोड़े बेहतर स्थिति में होता। 7.5 लाख करोड़ 7 लाख करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है इस बार, उसमें से 2-2.5 लाख करोड़ का शॉर्टफॉल तो 2 लाख करोड़ का केवल डिसइन्वेस्टमेंट के खाते में है। 47,000 करोड़ या 50,000 करोड़ का केवल डिसइन्वेस्टमेंट हो पाया है, वो भी ईटीएफ के जरिए। ये मौका था जब एक से एक छोटी मोटी कंपनियों ने बाजार से लगभग $1.8 बिलियन उठाए, भारतीय बाजार से। ऐसी मंदी के बीच लगभग $2 बिलियन के आईपीओ आए जो लिस्ट हुए। उन्होंने 300%, 400% का लिस्टिंग गेन दिया, जिसमें ग्लैंड फार्मा का तो काफी बड़ा आईपीओ था। जी। उस बीच में सरकार के रत्न जिनके लिए बाजार तैयार था, बाजार में लिक्विडिटी थी, लोग खरीदने को तैयार थे, इंतजार कर रहे थे, पूरा डिपार्टमेंट दीपम पता नहीं क्या करता रहा। सरकार ने फिर एक बार शेयर बाजार की तेजी में पब्लिक सेक्टर के डिसइन्वेस्टमेंट करने का, सरकारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचकर बाकी लोगों को हिस्सेदारी देने का, आम लोगों को उसमें वास्तविक रूप से पब्लिक को हिस्सेदार बनाने का मौका गवा दिया। अब अगले साल क्या होगा? अगले साल स्टॉक मार्केट इतना तेज बढ़ेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। यह मौका था जब अगर वित्त मंत्रालय सक्रिय होता तो वो तेजी से डिसइन्वेस्टमेंट कर सकता था और जो नुकसान था उसको बचाया जा सकता था। अब अगले साल डिसइन्वेस्टमेंट पर फिर बड़ी निगाह रखी जाएगी, फिर टारगेट रखा जाएगा। 2 लाख करोड़ का टारगेट इसी साल का था जो पूरा नहीं हुआ। अगले साल देखना होगा कि सरकार इतना ही टारगेट रखती है या कम रखती है। लेकिन यहां पर एक बड़ी रणनीतिक मौके के को चूकने जैसी बात हुई है। यहां यह बात हुई है कि सरकार अपने अपने वित्तीय व्यवस्था में या कोविड में फंसकर ये देख नहीं पाई कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जहां इन्वेस्टर्स पैसा लिए खड़े हुए थे, बाजार में लिक्विडिटी थी, विदेशी निवेशकों के पास सस्ती पूंजी आ रही थी, जो हमने बताया था, उसे चैनलाइज करके बजट में लाया जा सकता था। और इस समय तो और ज्यादा डिसइन्वेस्टमेंट हो सकता था बैंकों का, छोटे छोटे हिस्सेदारी बेच बेचकर, और उत्साह बढ़ता उससे आम लोगों का सरकार की कंपनियों में हिस्सेदारी मिलने से। यह मौका चूका गया और इसका असर हमें बजट के आंकड़ों पर दिखाई देगा और इसका असर हमें अपने खर्चा पानी पर दिखाई देगा। शायद अगर सरकार डिसइन्वेस्टमेंट कर लेती 2 लाख करोड़ का तो पेट्रोल डीजल की कीमत नहीं बढ़ती, ऑब्वियसली क्योंकि इतना काफी ज्यादा आप गैप फिल कर पाते। तो आप काफी सारा पैसा जुटा लेते और पेट्रोल डीजल को महंगा नहीं करते। या आने वाले समय में जिस सेस की बात हो रही कि आप कोरोना सेस लगाने की चर्चा हो रही, लगातार वो चर्चा जिस पर हम खर्चा पानी में बात कर चुके हैं, वो सारी चीजें रोकी जा सकती थी। तो सरकार का डिसइन्वेस्टमेंट कार्यक्रम एक बार फिर मौका चूक गया है। अब बजट किस कंपनियों के डिसइन्वेस्टमेंट की बात करेगा और कैसे करेगा, इस पर हमारी निगाह रहेगी। तो ये था हमारा आज का खर्चा पानी। कैसा लगा? चलते चलते एक छोटी सी बात कहना चाहते हैं, एक किस्सा सुनाना चाहते हैं। मतलब आपको इस किस्से से अंशुमान जी, ये बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरा एक परिचित है। तो एक बार, मैं बनारस का रहने वाला हूँ, औड़ी बाजी बनारस की बहुत फेमस है। तो बनारस में हम लोग बैठ के कहीं चाय की दुकान पे चाय वाय पी रहे थे, तो उसके पास उसके घर पे कुछ मतलब वो पेंटिंग वेंटिंग का काम लगा हुआ था। तो उसके पास एक फोन आया। तो फोन वो जो होता है ना, ट्रैक्टर ट्रॉली में लेकर सामान लोग आते हैं, तो उसके पास एक फोन आया। तो फोन वाले उधर से पूछा कि हाँ सर, हम आ गए हैं।
गिरा दें? तो उसने हमसे बात करते हुए दोस्त ने बोल दिया, हाँ कर दो, गिरा दो। तो उसके आधे घंटे बाद उसी नंबर से दोबारा कॉल आया उसके पास। बोला सर अगर अरे आपका गिट्टी बालू नहीं था तो बताए होते, हम किसके दुआरे गिरा के आ गए गिट्टी बालू। तो तो वो भी बकझक में बोल गया था, हाँ, और अगला जब लड़ने लगा इससे तो ये फ़ोन ऑन ऑफ करके भागा हमारे हाँ, हमारे दोस्त जो थे। हाँ, तो शेयर मार्केट भी ऐसा ही है कमोबेश। अगर आप लोग कमेंट में बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि सर शेयर मार्केट के टिप्स बताइए। हम बता तो देंगे लेकिन 2-3 कारण हैं। एक तो शेयर मार्केट बहुत सारे प्रेडिक्शंस और बहुत सारे फैक्टर्स पे है जो हमारे बोलने और हमारे नहीं बोलने के दरमियान भी टिकते हैं वो कारण। और हम गिट्टी बालू नहीं है शेयर बाजार, ये भी बहुत बड़ा तथ्य है अंशुमान जी। और थोड़ी-सी हाँ, अनैतिकता भी है कि इसमें आपको निवेश के लिए प्रेरित करे। है कि नहीं हुँ। अंशुमान जी? नहीं एक और चीज़ है इसमें दरअसल इस मामले में नियम बड़े स्पष्ट हैं क्योंकि हम जर्नलिस्ट होते हुए किसी पर्टिकुलर स्टॉक को उसकी सूचना एक्सपोज़ को भी नहीं कर सकते, आपको उसके उसको बारे में प्रमोट नहीं कर बताना सकते। हाँ बताना बताना हमारे लिए एथिकल नहीं है हाल ही में हमारे एक लिए एक एक टीवी एंकर हमारे को काफ़ी जूझना पड़ा हाँ, इससे। अभी हाँ, अभी अभी हाल में ही एक पूरा मामला सेबी का चल रहा है जिसमें एक मामले में सेबी ने ऑर्डर जारी किया है। तो पत्रकार के तौर पर हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में, पर्टिकुलर कंपनी के बारे बारे में उसमें क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, इसके बारे में नहीं बता सकते हुँ, और ना बताना चाहिए। हम स्टॉक के ऊपर मैक्रो पिक्चर बता सकते हैं, आपको बड़ी बड़ी तस्वीर बता सकते हैं, हम आपको सेक्टोरल पर्सपेक्टिव दे सकते हैं कि इस सेक्टर में ये हो सकता है, इस सेक्टर में ये हो सकता है। पर फिर भी वो हमारा स्टॉक फाइनल वर्डिक्ट नहीं होगा। और फिर भी वो भी हम तब बता सकते हैं जो और स्टॉक चूंकि बहुत वोलेटाइल हैं, स्टॉक्स को प्रभावित करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जिन फैक्टर्स को आप एक प्रोग्राम में समझ नहीं सकते और ना उनको डिस्कस कर सकते हैं। उसमें टेक्निकल, फंडामेंटल्स, इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो हम इसलिए हम सिर्फ उसका एक मैक्रो ओवरव्यू बताते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि परिस्थितियां किस तरफ इशारा कर रही ऑब्वियसली। हैं और चीजें बहुत तेजी से स्टॉक मार्केट में बदलती हैं और स्टॉक मार्केट हम बहुत सारी चीजों को डिफाई करता है, बहुत सारी चीजों में पैराडॉक्सेस होते हैं। उतना तो लीनिएंट कंसिस्टेंट भी नहीं है ना अंशुमान जी कि हाँ, बढ़ रहा है, घट रहा है, या कि हाँ, आप उस पे हाँ। ही रिलाई कर सकें। हाँ, तो इसलिए बहुत सारे लोग जो ये सलाह माँगते हैं कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से किसी स्टॉक की सलाह दे दी जाए या उन्हें किसी स्टॉक के बढ़ने-घटने की सूचना दे दी जाए या वो दे दिया, ये हमारे लिए उचित भी नहीं और नैतिक भी नहीं है। नैतिक भी नहीं है। तो ये हाँ, था हमारा आज का खर्चा पानी, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो का कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आपके सवाल, सुझावों और आपकी शिकायतों के लिए। आप देख रहे थे लल्लन टॉप, मैं हूँ साथ में अंशुमान तिवारी। बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।